Speaker sir, with your kind permission, I rise to move that the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 be taken into consideration. कौन बोले? है और जो माननीय सदस्य आज हाउस में जिन्होंने अनुपस्थित रहने का निर्णय किया है, मुझे विश्वास है एक दिन वो इस बात पर पछताएंगे कि ये बिल 75 बरस के बाद पहली बार इस सदन में लाया जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि अगले 75 बरस भी इस तरह का बिल आएगा. सो इट इज इन अ वे history in making. The choice is left to us whether we make it a part of, whether we make ourselves part of the history or deprive ourselves of this historic opportunity in the history of India's parliament proceedings. आपने जैसा जानते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक भौगोलिक भूमिका निभाने का अवसर मिला है. आज देश विदेश में भारत का लोहा माना जा रहा है और ये मुख्यतः इस कारण संभव हुआ कि विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रतिभा, भारत की क्षमता, भारत का सामर्थ्य पहली बार दुनिया के सामने आया है. और इससे ये भी प्रमाणित होता है कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कभी कमी ना थी, प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा कभी कम ना था. हमारे युवा वैज्ञानिकों में आंखों में सपने भी थे. आपने देखे होंगे वो चित्र सारा भाई के, जब वो बाईसाइकिल के कैरियर पर अपना लॉन्चर व्हीकल लेकर के जाते थे. तो शायद अभाव इस बात का था कि नीति निर्धारित करने वालों के स्तर पर या नेतृत्व में शायद उस प्रकार का सहयोग, उस प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं थी. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज प्रोवाइडेड एन इनेबलिंग मिलियो जिसमें हर प्रकार की क्षमता को अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार उसे आउटलेट मिला. और ये इसलिए संभव हुआ कि इन गत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए, बहुत सारी पुरानी बंदिशों को तोड़ डाला. मैनी टैबूज ऑफ द पास्ट वर ब्रोकन. अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया. आज नतीजा यह कि 150 से अधिक स्टार्टअप इसरो में काम कर रहे हैं. और भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा उस समय आरंभ हुई थी जब तत्कालीन सोवियत यूनियन और अमेरिका चांद की धरती पर पैर रखने के, आदमी उतारने के स्वप्न देख रहे थे और हम चंदा मामा दूर के गीत गा रहे थे. लेकिन आज वो स्थिति है कि भले ही अमेरिका का एक मानव सन 1969 में, जिसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था, चांद की धरती पर उतर करके आया, लेकिन आगे पीछे अपने आजू बाजू पानी अथवा जल की उपस्थिति ना देख सका. ये हमारा चंद्रयान था जो जल के चित्र लाया. और आज अमेरिका के नासा जैसे संस्थान हमारे द्वारा लाए गए निष्कर्षों के प्रतीक्षा करते हैं अपने शोध के लिए, अपने भविष्य की योजनाओं के लिए. इसी प्रकार क्वांटम मिशन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, जिसने हमें विश्व के 4-5 उन देशों की श्रेणी में आकर के खड़ा कर दिया कि जहां दूसरे देश हैं वहीं हम हैं. अथवा पहले ये हुआ करता था कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती, 10-15 वर्ष वो विदेश में लागू रहती, जब वो लोकप्रिय हो जाती तब हम उसे बुलाते. मैं आपके आगे उदाहरण रखना चाहूंगा बड़ा महत्वपूर्ण टेलीविजन का. अमेरिका में 1950 के दशक में भी टेलीविजन चलता था और 1960 का जो चुनाव हुआ वहां पर राष्ट्रपति का, जिसमें एक बड़े ही नाटकीय ढंग से, ड्रामेटिक तरीके से रिचर्ड निक्सन को जॉन कैनेडी ने हराया था, वो टर्निंग पॉइंट था वहां का टीवी डिबेट. जबकि हमें तब ये कोई इल्म ही नहीं था, गुमान नहीं था कि टीवी होता क्या है. हमारे यहाँ टीवी 1970 के दशक में आया, वो भी एक सप्ताह में आधा घंटा चलता रहा.
लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं, विद ऑल द कॉन्फिडेंस इन आवर कमांड, दैट वी आर एट द सेम पेस, रादर इन मेनी वेज अहेड ऑफ अदर कंट्रीज, द अदर कंट्रीज आर लुकिंग अप टू अस। और इसलिए इस प्रकार की भौगोलिक भूमिका को सुचारू रूप से निभाने के लिए हमें कुछ उसी तरह के प्रावधान भी करने पड़ेंगे। और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अथवा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, कुछ एक देशों ने इस प्रकार के प्रतिष्ठान कायम किए हैं, हम आज उन देशों के साथ जुड़ करके उनसे एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जनवरी 3 को 2019 में जब हमारे इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि वार्षिक सम्मेलन होता है, ये प्रधानमंत्री की ओर से ही ये सुझाव आया था कि क्या इस प्रकार का अनुसंधान प्रतिष्ठान भारत में भी कायम किया जा सकता है। और सच पूछिए तो जय अनुसंधान का आह्वान भी उन्होंने किया। उसके उपरांत 2019 में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उसमें भी इसका उल्लेख आया। फिर उसके बाद एक और मील का पत्थर NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो शायद बहुत साल पहले होनी चाहिए थी, ना मालूम क्यों इतने साल उस पर किसी ने विचार नहीं किया। हमारी एजुकेशन पॉलिसी पुराने तकाजे, पुराने मापदंडों पर आधारित थी, जो हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को भौगोलिक स्पर्धा के लिए तैयार करने में असमर्थ थी। हालांकि उसका नाम तक भी ह्यूमन रिसोर्स था, वो भी कोताही दुरुस्त हुई। आज इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन अदर वर्ड्स। वहां से लेकर के आज तक उसमें एग्जिट एंट्री का प्रावधान है। आप अपने विषय चुन सकते हैं, आप विषय बदल सकते हैं, आप अपनी प्रतिभा, अपने स्किल, अपने एप्टीट्यूड के अनुकूल अपना रास्ता तय कर सकते हैं। और उसी को जोड़ते हुए उस प्रतिभा को, उस क्षमता को पूरा अवसर मिले, यह और ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि इस प्रकार की नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाए। अब प्रमुख तौर पर अगर कहा जाए कि इसकी इतनी आवश्यकता क्यों थी या इसे शीघ्र लाने की इतनी क्या मजबूरी थी, तो शायद संक्षेप में यह कहा जा सकता था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी उसमें कुछ एक मिसिंग लिंक थे। हमारे उदाहरण के तौर पर फंडिंग में हमारे अधिकतर अनुसंधान के केंद्र और विभाग विश्वविद्यालयों में है, लेकिन ये फैले हुए हैं साइंस इंस्टीट्यूट्स में भी, IITs में भी, दूसरे संस्थानों में भी। और जो हमारे फंडिंग के स्रोत थे, जैसे हमारे यहाँ एक बोर्ड है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, वो स्पर्धा के आधार पर ग्रांट देता था। और स्पर्धा के आधार पर IITs जैसे संस्थान लगभग 65% ग्रांट के हकदार हो जाते और मात्र 11% राज्यों के विश्वविद्यालयों को उपलब्ध रहती। इंट्रोडक्शन के समय किसी ने कहा था कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है बिल, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम राज्यों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। उनके विश्वविद्यालयों में जो वो साधन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, इसके माध्यम से वो किए जाएंगे। और इसलिए ये कल्पना ही कि एक हाई लेवल थिंक टैंक बनाया जाए जो कोऑर्डिनेशन करे फॉर द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म रिसर्च, जो सीडिंग करे, जो फैसिलिटेट करे जहां अच्छा अनुसंधान हो रहा है, और जो वैज्ञानिक ढंग से स्वयं भी शोध करे कि किस प्रकार के विषयों पर हमें नवाचार करना है, हमें शोध करना है, और किस तरह की कोलैबोरेशन हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे, ताकि हमारी भौगोलिक भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। और साथ ही साथ ट्रांसलेशनल रिसर्च, यानी वो अनुसंधान जो मात्र प्रयोगशाला तक सीमित रहे और समाज के किसी कार्य ना आए, उसका कोई अर्थ नहीं। किस प्रकार उसका ट्रांसलेशन करके, उसको अनुवादित करके समाज हित में लाया जाए, चाहे वो विकास के कार्य हों, चाहे वो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के कार्य हों, चाहे वो समाज सुधार के हों। और इसलिए पब्लिक प्राइवेट कोऑर्डिनेशन, समय आ गया है कि धीरे धीरे पब्लिक और प्राइवेट के बीच की इस दूरी को समाप्त किया जा सके, क्योंकि यदि हमें सामूहिक तौर पर विकास करना है तो इन बंदिशों को और इन बाधाओं को से हमें मुक्ति प्राप्त करनी होगी। ये संस्था इस बात का भी ध्यान रखेगी कि किस प्रकार इंडस्ट्री को जोड़ा जा सके,
so that we have a healthy synergism between research, academia, industry, startups and entrepreneurship. और साथ ही साथ जो फंडिंग होगी, जैसे पहले मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि उसका कोई बहुत ज्यादा व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी, कई बार वो आउटकम्स उसके उतने नहीं रहते जिसकी अपेक्षा थी, तो इस संस्था के पास एक्सपेंडिचर को एनालाइज करने का भी प्रावधान रहेगा कि कितना देना कितना नहीं, और साथ ही साथ उसका समय समय पर सर्वे भी रहेगा। लंबी बात अभी नहीं करते, इसके बाद जब हम उत्तर देंगे तो कुछ अगर आवश्यक रहा, लेकिन ये मुख्य तौर पर इसके प्रशासनिक प्रावधान में दो संस्थाएं रहेंगी। एक गवर्निंग बॉडी जिसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो तौर पर प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके सदस्यों में शिक्षा मंत्री, विज्ञान मंत्री और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। इसी प्रकार उनके पास ये भी प्रावधान रहेगा कि कुछ वो नॉमिनेट मेंबर्स करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इसमें भूमिका देने का प्रयास है। 5 लगभग सदस्य उद्योग जगत से हो सकते हैं और यहां तक कि ह्यूमैनिटीज से, सोशल साइंसेज से भी, ताकि वो सोशल एंगल भी कहीं लुप्त ना हो जाए विज्ञान की खोज में। और इस गवर्निंग बॉडी के नीचे कामकाज चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जिसके चेयरमैन होंगे, सारे संबंधित सचिव उसके मेंबर होंगे, और इसके पास भी ये अधिकार रहेगा कि ये बाहर से भी जिन जिन विशेषज्ञों को उचित समझे नियुक्त कर सके। इसका लगभग बजट 50,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष के लिए रखा गया है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक कदम है, बहुत बड़ा निर्णय है। आज तक विज्ञान को लेकर के कहीं भी किसी भी सरकार ने 70 वर्ष इस प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी। इस 50,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपया सरकार की ओर से आरंभिक समय में, 4,000 करोड़ रुपया जो हम बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च को अब इसी में शामिल करेंगे, उसको समाप्त करेंगे, उसका बजट आ जाएगा, और 36,000 करोड़ रुपया अन्य साधनों से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर। ये 36,000 करोड़ रुपया प्राइवेट इंडस्ट्री से भी आ सकता है, फिलांथ्रोपिस्ट से भी आ सकता है, और देश विदेश से सहयोग करना चाहेंगे ये भी आ सकता है, ताकि उनको अपनी इन्वॉल्वमेंट भी महसूस हो, इससे मुनाफा भी कमाए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए देश की सामूहिक अर्थव्यवस्था में भी विज्ञान और नवाचार के माध्यम से योगदान करे। मुझे लगता है इस बिल में बहुत ज्यादा कोई बहस की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता थी। अगर माननीय सदस्य यहाँ रहते तो शायद और ज्यादा अच्छा होता, हम भी उनसे कुछ सुझाव लेते। इसी प्रार्थना के साथ मैं ये निवेदन करूंगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है माननीय सदस्यों का, जिन्होंने न केवल इस बिल का समर्थन किया बल्कि हमारा उत्साहवर्धन भी किया। माननीय श्री जगदम्बे पाल जी, हमारे बड़े वरिष्ठ और सीनियर नेता, और जाहिर है हमारे जो सीनियर नेता हैं उनको इस बात का खेद भी होता है कि विपक्ष के लोग इस अवसर से अपने आप को वंचित कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि 2018 में भी इसी प्रकार का विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, और जब वो ये बात कह रहे थे तो मुझे लगा कि शायद वो अभी बाहर जाकर के 2028 के लिए प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं विश्वास की। लेकिन एक सुचारू तरीके से बात रखी है उन्होंने, उसके लिए उसका स्वागत भी है और उससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। टी रंगैया जी ने बात रखी इक्विटेबल फंडिंग की, और ये भी इस बात का भी अनुमोदन किया कि ये लगभग लैंग्वेज न्यूट्रल रहेगा। माननीय सदस्य इस बात की दाद देंगे कि इस सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विज्ञान के विषयों को दूसरी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भी उसका शिक्षण प्रशिक्षण हो सके, इसकी व्यवस्था की है। हमारे कुछ एक मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले से ही हिंदी में करिकुलम प्रारंभ हो चुके हैं, मध्य प्रदेश इत्यादि में, और इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि आगे चल करके हमारी जो 8 शेड्यूल की भाषाएं हैं
उसमें भी हम so that we are able to provide democratization and language neutral curriculum to all the youth and students. श्री मालूक नागर साहब ने गन्ने की बात करके वो चले गए, लेकिन ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है इसमें यदि कोई गन्ने को लेकर के आएगा प्रपोजल तो उसको भी उतना ही कंसिडर, उस पर विचार किया जाएगा जैसे किसी और विषय का। यकीनन आज आगे जाकर के जेनेटिक इंजीनियरिंग से और ऑर्गेनिक खेती को लेकर के बहुत सारा काम हो रहा है और आप तो उसके माहिर हैं। सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब ने जिक्र किया रेलवे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, उस पर मैं बहुत ज़्यादा इस समय बात नहीं करूंगा क्योंकि इस मंत्रालय से उसका सीधा सीधा संबंध नहीं है। और जयंत सिन्हा जी ने अपने अनुभव से और जिस प्रकार का उनका अध्ययन रहा है इस बिल के मूल भाव को समझ करके अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार का सहयोग रहेगा तो हमने जिस तरह की कल्पना की है उस ढंग से इस बिल को लागू करने में सफल रहेंगे। बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं इसको कुल मिलाकर के इस चर्चा को समेटते हुए ये कहूंगा कि आज पिछले 8-9 वर्षों में भारत जिस स्तर पर पहुंचा है वो केवल मैं नहीं कह रहा, या हमारे बैठे हुए साथी नहीं कह रहे, या हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम सत्ताधारी पार्टी के साथ संबंध रखते हैं या किसी पार्टी विशेष से। ये आज भौगोलिक मापदंड है जिन्होंने भारत को मान्यता दी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, विश्व में इसकी मान्यता है। हम 81वें नंबर पर थे 2014 से पहले। 40 पैदान जंप हुआ है, 41 पैदान, आज हम 40 पर आ गए और दुनिया इस बात को मान रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम 2014 से पहले मात्र 350-400 स्टार्टअप हुआ करते थे इस देश में। मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, देखते ही देखते आज 1 लाख की संख्या पार हो गई। विश्व के मापदंड पर हम 3रे दर्जे पर है स्टार्टअप की दुनिया में। हमारे बायोटेक के स्टार्टअप मात्र 50 हुआ करते थे, आज बढ़कर के 6000 हो गए। हमारी वैक्सीन की सक्सेस स्टोरी, वो देश जिसको देख करके सारा विश्व कतराता था कि 130-40 की जनसंख्या का ये देश, अगर यहां पर कोविड फैल गया तो इन्हें अपना रख रखाव तो करना नहीं आता, ये हमें भी ले डूबेंगे। उस देश ने न केवल अपने आप को संभाला, लेकिन ये मोदी जी की कुशल नेतृत्व का परिणाम था कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपहार के रूप में दिया। और चंद्रयान की कथा जयंत जी ने भी सुनाई। आज जो जो वो घूमता घूमता चंद्रमा के नजदीक आ रहा है, पहले बड़ा ऑर्बिट, फिर छोटा ऑर्बिट, फिर छोटा ऑर्बिट, फिर धीरे धीरे वो स्थान तय करेगा और 23 तारीख 24 के लगभग लैंड करेगा। तो जितनी उत्सुकता से हम भारतवासी उसे देख रहे हैं, उतनी उत्सुकता से अमेरिकन लोग देख रहे हैं कि ना मालूम वहां से क्या हमें प्रमाण मिले, क्या इनपुट्स मिले। यानी उस तरह की मान्यता हमारी क्षमता की हो चुकी है। और ये संभव इसलिए हुआ कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सबक हमें जो दिया वो ये कि हम साइलो से बाहर निकले। ये जो वैक्सीन की कथा है इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का योगदान रहा, विज्ञान मंत्रालय भी रहा, इसमें अन्य मंत्रालयों ने भी इसमें योगदान किया, मार्केटिंग के लिए कॉमर्स भी आया, विदेश मंत्रालय भी आया, वैक्सीन मैत्री का एक अभियान भी शुरू किया गया। तो किस प्रकार से एक इंटेग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से और साथ ही साथ एक्सटेंडेड इंटेग्रेशन मैं कहूंगा, जो न केवल सरकार के विभागों तक सीमित रहे बल्कि समाज के दूसरे वर्गों को, भले वो इंडस्ट्री है, भले वो रिसर्च है, भले वो उद्योग जगत है, हम उसको साथ लेकर के चले तो किस प्रकार हम अगले 25 वर्ष के अमृत काल को उस कल्पना में ढाल सकते हैं जिसकी हमने की है। तो इन ब्रीफ आई वुड से दैट दिस बिल it spells out democratization of the human resource as well as democratization of the funding। जैसे कि टी रंगैया जी ने कहा कि स्टेट की यूनिवर्सिटीज, और जगदम्बे पाल जी ने भी इशारा किया, जो लोग ये दुहाई देते हैं कि प्रदेशों के साथ पूरी तरह न्याय नहीं होता,
शायद उन्हें इस बात का मालूम ही नहीं, शायद इस बात का अनुमान ही नहीं कि उनके अपने नियंत्रण में जो विश्वविद्यालय, जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज हैं, वहां मात्र 10% रिसर्च के लिए फंडिंग हुआ करती थी, क्योंकि स्पर्धा के आधार पर फंडिंग दी जाती थी। स्पर्धा में जो बड़े बड़े संस्थान थे वो आगे बढ़ जाते। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक विद इन दी स्टेट यूनिवर्सिटीज स्पर्धा करवाएगी। ये मैं बात साझा करना चाहता हूं। देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज विद इन स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्सक्लूडिंग IITs एंड अदर इंस्टीट्यूट, ताकि उनके लिए निर्धारित की गई राशि उन्हीं तक रहे और वो धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ा भी सकें। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की अधिकतर संख्या इन्हीं विश्वविद्यालयों में रहती है। इसी तरह दूसरा जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है विज्ञान के क्षेत्र में भी और कुल मिलाकर के भी, वो ये कि जिसको जगदम्बे जी ने एक इशारे में कहा, टुडे द वर्ल्ड लुक अप टू अस विद सीरियसनेस। पहले कभी किसी ने सोचा कि हमारे यहां से क्लाइमेट की बात होगी, क्लीन एनर्जी की बात होगी? वो तो समझते थे कि ठीक है, ये सांप सपेरों की बात कर लेते हैं, ये क्लाइमेट चेंज हुई तो इनके दिमाग से ऊपर से उड़ जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉप की मीटिंग में साहस करके ये बात कही कि सन 2070 तक वी विल बी नेट जीरो, यानी वी हैव टेकन लीड in the global issues which earlier were believed to be the exclusive domain of some of the so-called developed countries. आज हम भी उसी स्तर पर, आज हम उनको लीड दे रहे हैं और वो हमें देख रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में इसमें कोई संदेह नहीं कि जितनी भी प्रगति होगी, जितना विकास होगा और अर्थव्यवस्था में जितनी वृद्धि होगी, दैट विल बी इंटायरली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ये इतनी तीव्र गति से इस समय ये टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है कि आप रात को जो सोच करके सोते हैं कि सुबह ये होगा, वो रात तक हो गया होता है। अभी उस दिन हमने सोचा कि चंद्रयान सुबह ऑर्बिट से निकल के दूसरी तरफ जाएगा 31 तारीख को, तो मैं भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो रात को 12 बजे जैसे मैं सोया, 12:30 वो चला गया, और जब मैं उठा पता चला 4 घंटे पहले ही हो गया। इतनी तेज गति से। सो नॉट ओनली द टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड, द पेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आगे चल के चुनौती रहेगी द ऑप्टिमम सिनर्जी बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, किस प्रकार से उसका। और इसलिए यदि भारत ने जो कल्पना की है, जिसका जिक्र मोदी जी अक्सर करते हैं कि सन 2047 का भारत, शताब्दी भारत, जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह बनाएगा, उस शिखर पर पहुंचने के लिए और अपनी मान्यता कायम करने के लिए हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना होगा। आवर पैरामीटर्स हैव टू बी ग्लोबल, आवर चैलेंजेस हैव टू बी ग्लोबल, आवर स्ट्रेटेजीज हैव टू बी ग्लोबल एंड आवर कॉम्पिटिटिवनेस हैज टू बी ग्लोबल। और उसके लिए जैसा जयंत जी ने कहा कि नेशनल रिसर्च सोसाइटी अमेरिका की, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में क्या क्या ड्राफ्ट किया। और मुझे विश्वास है अगर हम इसे उस तरह से जमीन पर उतारने पर कामयाब हुए तो ये भी एक तरह का रोल मॉडल हमारी संस्था रहेगी दुनिया के दूसरे देशों के लिए। और इसलिए बहुत बात ना करते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी एन अरेंजमेंट विच विल एनेबल डेमोक्रेटिक पूलिंग ऑफ साइंटिफिक रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा, प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास अपनी प्रतिभा इन्वेस्ट करने के मौके नहीं थे। हमने इसमें यह भी प्रावधान किया कि जो हमारे NRIs बाहर चले गए हैं युवा, उनको भी वापस आया जा सके, क्योंकि उनको अब अवसर नहीं था मिलता, इसलिए जाते थे। इसमें उसमें भी उसकी भी ध्यान, और साथ ही साथ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द फंडिंग। हमारे पास ऐसे युवा प्रतिभाएं हैं, वी हैव यंग ब्रेन्स हु आर रेडी टू पुट इन देयर टैलेंट, and we also have industry which is ready to invest, but we were constraining ourselves because of self-made barriers. आज मोदी जी ने हमें उन बाधाओं से मुक्ति दिलाने का काम किया है ताकि हम खुली हवा में, खुली फिजा में एक तेज गति से आगे 25 साल बढ़ सके। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का बिल केवल साइंस नवाचार तक ही सीमित नहीं रहेगा,
आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हर भारतवासी को गर्व के साथ इस बिल का अनुमोदन करना चाहिए। मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। स्पीकर सर, आई राइज टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इनके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।